नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं, जो कि छपरा से है। बच्ची की मौत पर हंगामा। सड़क हादसे में बच्ची की मौत हुई। 8 साल की बच्ची की मौत पर हंगामा। समझाने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। सड़क हादसे में बच्ची की मौत की जानकारी है और जब वहां पर टीम पहुंची तो लोगों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। अमनौर पुलिस की टीम पर हमला किया गया है। पुलिस ने आत्मरक्षा में 2 राउंड गोली भी चलाई है। बताया जा रहा है कि सड़क हादसे में बच्ची की जान चली गई, लेकिन जब टीम वहां पर पहुंची समझाने के लिए तो देखिए पुलिस टीम के साथ लोगों ने कैसा बर्ताव किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि पुलिस ने 2 राउंड गोली चलाई है स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। और उस वक्त जब पुलिस के साथ लोग भिड़ रहे थे, हाथापाई कर रहे थे, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तरफ घर की तस्वीर देखिए, मातम पसरा हुआ है। 8 साल की बच्ची सड़क हादसे में जिसकी जान चली गई। छपरा से यह खबर आपको लगातार दे रहे हैं। अमनौर पुलिस की टीम पर हमला भी किया गया। इस घटना के बाद जब टीम वहां पर पहुंची थी समझाने के लिए तो लोग पुलिस से ही उलझ गए। पुलिस ने आत्मरक्षा में 2 राउंड गोली चलाई। लोगों को समझाने की कोशिश की गई। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को 2 राउंड गोली चलानी पड़ी। बच्चा जा रहा था रोड पे, वो चला के भाग गया। उसके बाद में 4 चक्का वाला चाप दिया था उसको, तो उतर के भाग रहा था तो गांव में के 2 आदमी वो पकड़ कर ले आया ड्राइवर को। आप पीड़ित परिजन के कौन हुए? जो बच्चा मृत है वो कौन हुए आप? मेरा भाई है वो। छपरा के अमनौर के जहली पकड़ी गांव में एक बच्चे की मौत के बाद काफ़ी हंगामा हुआ। हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी। हालांकि अब मामला शांत है। मैं बता दूं कि सुबह एक छात्र की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस मौत के बाद लोगों ने उस ट्रक के ड्राइवर को पकड़ लिया जो हादसे को अंजाम देने वाला ट्रक ड्राइवर था। उसे पीटने लगे, जिसे बचाने पुलिस गई थी, लेकिन लोग उग्र हो गए और लोगों ने पुलिस बल पर ही हमला कर दिया। इसी दौरान पुलिस को 2 चक्र हवाई फायरिंग करनी पड़ी, जिसके बाद बात बिगड़ गई। हालांकि अब मामला शांत है। पुलिस ने शव को हटा दिया है और पोस्टमार्टम में भेज दिया है। लेकिन जिस तरह से पुलिस पर यह हमला किया गया है उसको लेकर पुलिस अब कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। और चलिए अब बात सियासत की कर लेते हैं। पीएम मोदी के कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाने पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने जहां पीएम मोदी के बयान का समर्थन किया तो वहीं विपक्ष के नेताओं ने पलटवार किया। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि वक्फ कानून से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा, जबकि आरजेडी नेताओं का कहना है कि वक्फ कानून के जरिए मुस्लिम समाज के हक को छीनने की कोशिश हो रही है। एक्ट था वो सिर्फ लोगों की जमीन कब्जा करता था, लेकिन अब जो वक्फ एक्ट आया है वो गरीब मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों को, जो विधवा हैं, जो बेवा हैं, उनके हक में है और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। देश के मुसलमान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, मौलाना महमूद हसन देवबंदी हो और मौलाना हसरत मुहानी हो, मौलाना यानी जितने बड़े बड़े लोग थे वो लोग तो चाहते थे कि हम एक जमीयतुल उलमा हो, बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो थी, सब लोग ये चाहते थे कि देश का विभाजन न हो। तो कौन सी शक्ति थी जिसने देश का विभाजन करवाया था? और मैं ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की नीतियां ही थी जिसने देश को बंटवाया। मुसलमानों को दें, काहे नहीं दे रहे हैं? मुसलमान को देने के लिए कोई रोका है? मगर यहाँ तो मुसलमानों का हक, हुकूक का, प्रॉपर्टी छीनने की साजिश है और छीनने की कोशिश है और छीनने के लिए कानून बना है। हम लोग तो पहले ही कह रहे थे कि जदयू अब कोई पार्टी रह गया, वो तो भाजपा का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो आगे आगे खेल रहा है खड़ा होकर के। इंसानियत में जिसको भरोसा है ना, मानवता में, जिनको इस्लाम में भरोसा है, वो जदयू को दोजक की नजर से देखना शुरू कर दिया है लोग। और वहीं सांसद संजय जायसवाल ने भी कहा कि वक्फ संशोधन कानून को लागू होने के बाद गरीब और पसमानदा मुसलमानों को काफी फायदा होगा। पहले वक्फ बोर्ड किसी भी भवन, किसी भी संस्थान को अपने अधिकार पर समझती थी, अपना उस पर अधिकार समझती थी, लेकिन अब नए कानून के बन जाने से मुस्लिम समाज को काफी फायदा होगा। धांधली भी बंद होगी और देश भी के लिए भी सौहार्द बढ़ेगा, आपस में बढ़ेगा। गरीब मुसलमानों को
बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसी से वो विरोधी दल ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि जानते हैं कि जिससे आज तक 1 रुपया का मदद गरीब मुसलमान को नहीं हुआ, अगर नरेंद्र मोदी जी ने उसके द्वारा अच्छा खासा 10,000 12,000 करोड़ का मदद हर साल गरीब मुसलमानों को कर दिया, तो ये लोग किस मुंह से राजनीति करेंगे। और वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के बयान पर निशाना साधा है। कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप पर तेजस्वी ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने के साथ ही नफरत फैलाने का आरोप लगा दिया है। बयान सुनते हैं। बंटवारा तो वो कर रहे हैं, आप देखिएगा, धर्म की राजनीति वो कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून को असंवैधानिक बताया है। साथ ही ये भी कहा कि इस पर उनकी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अब तो जेडीयू में इसे लेकर सवाल और विरोध दोनों हो रहे हैं और उनको जाकर ये जरूर बताएं। हम तो पहले बोले थे कि भाई जो कानून जो भी है वो असंवैधानिक है, हम लोगों ने तो इसका विरोध किया है, हम तो इसका विरोध कर रहे हैं, वो किसका विरोध कर रहे हैं कि कुछ भी ले, लेकिन उनके पार्टी में अगर ये सवाल उठ रहा है, हम तो नहीं उठा रहे उनके पार्टी में, हम तो अपना स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी में इतना विरोध हो रहा है, उनको जाके बताए ना भाई। वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अपराधी पूरी तरीके से बेलगाम हो चुके हैं और सरकार अपराध पर लगाम लगाने में पूरी तरीके से नाकाम है। इस सवाल को हम लोग हमेशा उठाते रहे, चाहे सदन में हो या सदन के बाहर हो, और सोशल मीडिया पे भी या प्रेस रिलीज के जरिए भी बिहार में कितनी कहाँ घटनाएं हुई है उसका भी एक बुलेटिन जो है हम जारी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है उसका पूरी तरीके से क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। गृह मंत्रालय महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जो है मुख्यमंत्री के अधीन है और अपराधी जो है बेलगाम हो रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग अपराधियों को बाहर निकाल रहे हैं और भ्रष्टाचारी को प्रमोट कर रहे हैं। यही ये सरकार का जो है रह गया है। और इधर मंगलवार को भूया मुसहर सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बताए जाने पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तंज कस दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में अब सोने की चम्मच लेकर पैदा होने वाला चंद्रगुप्त नहीं बनेगा। अब बिहार की जनता के लिए जो जमीन पर काम करेगा वही चंद्रगुप्त बनेगा। बिहार में हर सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले चंद्रगुप्त बनने का ख्वाब पाल लिए और सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले जो अपने माता पिता के नाम पर राजनीति करते हैं वह अब चंद्रगुप्त नहीं बनेगा। अब चंद्रगुप्त वही बनेगा पूरे बिहारी चाणक्य बनकर जमीन पर काम करने वाला एक सेवक को चुनेगा। चुनावी साल में जेडीयू में हलचल तेज है। पार्टी दफ्तर में जिला अध्यक्ष से लेकर संगठन प्रभारियों और विधानसभा प्रभारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें जमीनी स्तर पर पार्टी की तैयारियों की जानकारी ली गई। साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए। दरअसल जेडीयू की तैयारी है कि पार्टी बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करे और इसके लिए हर बूथ पर 10 लोगों की कमेटी बनाने का भी निर्देश है। इसके साथ ही जिला अध्यक्षों से लेकर विधानसभा प्रभारी, जिला प्रभारियों को टास्क दे दिया गया है। यही नहीं, सभी गांवों में वोटर लिस्ट के अनुसार वोटरों की जाति की पहचान करने, हर बूथ पर 4 सबसे अधिक वोट वाली जातियों को चिन्हित करने का काम भी दिया गया है। लोगों का नाम मोबाइल नंबर के साथ देने को कहा गया है, जिसकी तैयारी में पार्टी संगठन से जुड़े लोग लगातार लगे हुए हैं। तो हर बूथ पर 10 लोगों की टीम तैयार की जाएगी। जेडीयू कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने का निर्देश है, क्योंकि देखिए चुनावी साल है और कुछ ही महीनों में बिहार में चुनाव होने वाला है और ऐसे में जेडीयू की क्या तैयारी होगी, कैसे जमीनी स्तर पर काम करना है, कार्यकर्ताओं को कैसे एक्टिव करना है, क्या पूरी प्लानिंग होगी, वही सब कुछ इस मीटिंग में देखने को मिला। बूथ स्तर पर कैसे टीम तैयार की जाएगी, वो टीम कैसे काम करेगी, गांव में पहुंचकर लोगों को मतदान करने के लिए
मोटिवेट किया जाए, इसके साथ ही उनका नाम, पता, जाति ये सब कुछ पता करने की कोशिश की जाए। संगठन प्रभारियों की यह अहम बैठक थी जहां पर प्लानिंग की गई, कैसे काम करना है कार्यकर्ताओं को, उनको एक्टिव कब से करना है और किस बूथ पर कितना जोर देना है, इन तमाम चीजों को लेकर बैठक में बात की गई। जेडीयू कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंचे हुए थे और संगठन प्रभारियों की ये बैठक थी, एक अहम बैठक जेडीयू की तरफ से। चुनावी साल में लगातार हलचल देखिए तेज है और जेडीयू की तरफ से लगातार छोटी बड़ी बैठकें हो रही हैं, जिसमें रणनीति तैयार की जा रही है चुनावों को लेकर कि आखिर आने वाले समय में जो बिहार में चुनाव होने वाला है उसमें कैसे जेडीयू अपना नंबर ज्यादा से ज्यादा स्कोर करे, इसी की कोशिश है। और यही वजह है कि अपने कार्यकर्ताओं को अभी से एक्टिव किया जा रहा है, हौसला उनका बुलंद हो, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। बूथ स्तर पर उनको कैसे काम करना है, गांव में जाकर वोटर्स के लिए कैसे उन्हें काम करना है, वोटर्स को लुभाना कैसे है, ये तमाम निर्देश इस बैठक में दिए गए। और पार्टी का जो जोर है वो बूथ स्तर पर है। देखिए, जो बीजेपी जिस तरीके से काम करती है बूथ स्तर पर, जेडीयू उसी प्लानिंग के तहत आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। उमेश जी, आज जेडीयू दफ्तर में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, तमाम जिलाध्यक्षों को, संगठन प्रभारी को बुलाया गया था, क्या था सर इसके? हम लोग विभिन्न स्तरों पर जिला अध्यक्ष, जिला संगठन प्रभारी, विधानसभा प्रभारी को महत्वपूर्ण बैठक किए हैं और उसमें विभिन्न स्तरों पर हम लोग संगठन की मजबूती के लिए, संगठन को धारदार बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और उसको माइक्रोवेव पर हम लोग हर स्तर पर कि संगठन की क्या स्थिति है, हर स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसको बेहतर कैसे 2025 के चुनाव में हम लोग बेहतर कैसे करेंगे, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो क्या फीडबैक मिला सर, कैसी तैयारी है? बहुत अच्छा ही तैयारी, हमारे जितने भी हमारे लोग हैं बहुत ही अच्छा बेहतर तैयारी कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि जो हमारे 2025 का चुनौती है उसमें चुनौती कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारे जो संगठन है और हर स्तर पर, जो पंचायत स्तर है, बूथ स्तर है, उसको सशक्त किया जा रहा है और बेहतर रूप से सभी जगह जो कमेटियां बनी हैं, सशक्त कमेटी बनी है। विधानसभा चुनाव के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये बैठक? विधानसभा चुनाव में हम समझते हैं कि सभी जगह, हर विधानसभा में हमारी चुनाव की तैयारी चल रही है। हम लोग ना चुनाव आचार संहिता की इंतजार कर रहे हैं, ना चुनाव आयोग का इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव आयोग ये चुनाव आचार संहिता लगाएंगे। हम लोग जो है लगातार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ये आखिरी सवाल है सर, ये संगठन की मजबूती के लिए जो अभी तक काम किया गया है, संगठन की मजबूती दिख रही है? बिल्कुल, संगठन के हर स्तर पर हम लोग विभिन्न स्तरों पर जो हमारी इकाई है, जिला स्तर, प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर, उसको सशक्त कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश सदस्य उमेश कुशवाहा, कैमरामैन मनीष जोनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और बड़ी खबर आपको दे दे, दरभंगा से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस नेता नाजिया हसन भड़की कांग्रेस कार्यालय में वो नाराज दिखाई दी, कार्यक्रम में कुर्सी नहीं मिलने से नाराज हो गई। दरभंगा की उप मेयर है नाजिया हसन। नाजिया हसन ने आरोप लगाया कांग्रेस में महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। देखिए, खुद कार्यक्रम में पहुंची थी, पार्टी की तरफ से ये कार्यक्रम था और वो उनका खुद कहना है कि पार्टी में सम्मान महिलाओं को नहीं दिया जा रहा है। नाराजगी की खबर है उनकी। और देखिए, उस वक्त की तस्वीरें भी आपके सामने है जब वो मीटिंग में पहुंची थी और नाराज हो गई, वहां से जाने लगी, कैसे भी करके उनको रोका गया, नाराज होकर गुस्से में कार्यक्रम छोड़कर जाने लगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने समझा बुझाकर उनको बिठाया। मौका था कांग्रेस मुख्यालय में नए बने जिलाध्यक्ष के पदभार सह सम्मान समारोह का। उसी कार्यक्रम में पहुंची हुई थी नाजिया, जहां पर वो भड़क गई। विपिन ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन, किस बात पर नाराज हो गई? और देखिए, बयान भी दे दिया कि महिलाओं का सम्मान पार्टी में नहीं होता, और इन सब मुद्दों के साथ कैसे चुनाव में कांग्रेस जाएगी और कैसे जवाब देगी जनता को? जी, जिस तरह से पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो तस्वीर सामने आया था, उसके बाद ये दरभंगा की तस्वीर है, जहां ये नेत्री नाजिया हसन है और ये उप मेयर है दरभंगा की। ऐसे में और जो कांग्रेस की जो अच्छी लीडर नेत्री में से गिनी जाती है, और जब ये पहुंची वहां जो जिलाध्यक्ष का आज पदभार समारोह था, उसमें तो इन्हें कुर्सी नहीं देने का ये आरोप लगा रही है कि कुर्सी नहीं दिया गया। और ये भी कह रही है कि मात्र 2 ही नेत्री हैं, महिला हैं, और महिलाओं का सम्मान पार्टी में नहीं हो रहा है। तो ये बड़ी बात है और खुद जो है नाजिया हसन ने इस बात को जो है रखा है। तो ऐसे में कांग्रेस पर और कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ पे हैं, जो मैनेजमेंट करते हैं, उन पर एक सवाल जरूर खड़ा करता है। जी
जी, लेकिन विपिन, इस तरीके के कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस कैसे चुनावी मैदान में खड़ी हो पाएगी? कभी गुटबाजी की खबर आती है, कभी कुर्सी ना मिलने से उपमेयर नाराज हो जाती हैं। निश्चित तौर पर ये कांग्रेस पार्टी के लिए जो कहीं ना कहीं टेंशन देने वाली ये तस्वीर है। इस तरह से जो मामले सामने आ रहे हैं, छोटे छोटे बातों पर कार्यकर्ता भड़क जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो अनुशासन कांग्रेस का दिखता था कार्यकर्ताओं में, वो अनुशासनहीनता कहीं ना कहीं सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कांग्रेस कार्यालय की ये तस्वीर है जहां पर उपमेयर के नाराज होने की खबर सामने आई। कुर्सी नहीं मिली उन्हें, जिस बात से वो नाराज हो गई, वहां से जाने लगी और उसके बाद उन्हें समझाकर बिठाया गया। और अगली बड़ी खबर आपको पटना से दे दे, बीपीएससी 17वीं मेंस परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अभ्यर्थी 12 अप्रैल से ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी की वेबसाइट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ई एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त प्रति परीक्षा केंद्र ले जाना आपके लिए अनिवार्य होगा। 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक मेंस परीक्षा आयोजित होगी और इसको लेकर अपडेट आ चुका है। रजनीश ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। रजनीश, और क्या अहम जानकारी है इस मामले में, दीजिएगा। देखिए, बीपीएससी मेंस परीक्षा को लेकर आयोग ने पहले ही तारीख की घोषणा कर दी थी, यानी 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को मेंस परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके एडमिट कार्ड का इंतजार किया जा रहा था और आयोग ने भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। हालांकि ये डाउनलोड जो है 12 अप्रैल से अभ्यर्थी कर सकते हैं, जिसको लेकर आयोग ने सूचना दे दी है। bpsconline.bihar.gov.in ये आयोग की वेबसाइट है, इससे अभ्यर्थी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद एक और जो आदेश जारी किए गए, इसके मुताबिक ई एडमिट कार्ड की एक जो प्रति है, कॉपी है, वो अभ्यर्थियों को अब एग्जामिनेशन सेंटर पर ले जाना अनिवार्य हो गया और वहां पर वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें जो है सुपुर्द करना होगा। इसके साथ साथ जो परीक्षा केंद्र कोड है, जिसका इंतजार किया जा रहा है, यानी एडमिट कार्ड के बाद परीक्षा केंद्र कोड है, उसके आधार पर एग्जाम सेंटर की पहचान होगी। तो ये अभी फिलहाल जारी नहीं किए गए हैं। 22 अप्रैल को एग्जाम से पहले जो सेंटर कोड है ये जारी किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मेंस परीक्षा का जो इंतजार हो रहा है अभ्यर्थियों का खत्म होने वाला है। एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद अब अभ्यर्थी 25 अप्रैल से एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। जी जया, बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए आपका। और अगली खबर पटना से है, जहां अनीसाबाद एलिवेटेड रोड को लेकर जमीन अधिग्रहण और अतिक्रमण स्थल का डीएम ने निरीक्षण किया है। इसके साथ ही फुलवारी एम्स नाला निर्माण कार्य का भी उन्होंने निरीक्षण किया। डीएम ने कहा कि एलिवेटेड रोड को लेकर अधिग्रहण के लिए जमीन को चिन्हित किया गया है, साथ ही अतिक्रमण को भी हटाया जाएगा। फुलवारी शरीफ और जो पटना एम्स है उसके आसपास जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसका निरीक्षण करने के लिए आए हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ नाला की है, जो जल जमा हो जाता है रोड पर। तो दो कारण इसका, एक तो नाला था नहीं यहाँ पर, जो बुडको से बन रहा है और लोग बता रहे हैं कि बुडको के जो इंजीनियर आए हैं कि 30 अप्रैल तक लोग कंप्लीट कर देंगे, तो बरसात के पहले उसका समाधान हो जाएगा। दूसरा, जो एम्स से लेकर के अनीसाबाद तक एलिवेटेड रोड बनना है, उसका अलाइनमेंट का हम लोगों ने निरीक्षण आज किया है, जिसमें कि कुछ जगह पर अतिक्रमण है, उसको हटाने की आवश्यकता है। अंचलाधिकारी, एसडीओ सब लोग हैं साथ में, चिन्हित किया गया है, उसको हम लोग हटाएंगे। और अगली बड़ी खबर भी पटना से, जेपी गंगा पथ का विस्तार किया जाएगा। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। दीदारगंज तक होगा पथ का विस्तार और कल सीएम नीतीश करेंगे इसका लोकार्पण। दीघा से दीदारगंज तक सफर आसान हो जाएगा लोगों के लिए। गंगा किनारे बनी 20.5 किलोमीटर लंबी, यानी कि लगभग 21 किलोमीटर लंबी सड़क का 10 अप्रैल को लोकार्पण होने वाला है। यातायात को नई रफ्तार मिलेगी और कल सीएम नीतीश कुमार लोकार्पण करने के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें कि दीघा से दीदारगंज तक सफर बहुत आसान हो जाएगा। और अगली खबर पूर्वी चंपारण के रक्सौल से है, जहां पर सांसद संजय जायसवाल ने लोगों को सौगात दी है। सांसद ने कोरिया टोला नहर के पास प्रस्तावित पुल का शिलान्यास किया। 4 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से पुल का निर्माण होगा। इस मौके पर स्थानीय विधायक के साथ तमाम जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। और अगली बड़ी खबर आपको बेगूसराय से दे दे, जहां ठनका से 5 लोगों की मौत की खबर है। 4 गंभीर रूप से झुलसे हैं। अलग अलग जगहों पर ये हादसे हुए हैं।
घायलों को इलाज के लिए भेजा गया है अस्पताल। बड़ी जानकारी आपको बेगूसराय से दे रहे हैं। ठनका से 5 लोगों की मौत की खबर। 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं, जिन्हें हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। बेगूसराय के अलग अलग जगहों पर यह हादसा हुआ और आपको बताएं कि घायलों को अस्पताल भेजा गया है, जहां पर उनका इलाज हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, जब लोगों को हॉस्पिटलाइज कराया गया, उनके परिजन उनके साथ, ठनका से 5 लोगों की मौत की खबर। बेगूसराय से ये खबर दे रहे हैं, जहां पर अलग अलग जगहों पर ठनका से 5 लोगों की मौत की खबर। और दरभंगा से भी जानकारी है, जहां पर ठनका की चपेट में आने से 3 की मौत हो गई है। कटैया मुसहरी गांव में 68 साल के जवाहर चौपाल की मौत हो गई है। खेत से गेहूं समेटने के दौरान ठनका गिरने से उनकी मौत हुई। और रोहार पंचायत में ठनका गिरने से 8 साल के बच्चे की जान चली गई। तो बेगूसराय, दरभंगा, इन दोनों ही जगहों पर हादसा हुआ। बेगूसराय में 5, जबकि रोहार पंचायत में ठनका गिरने से 8 साल के बच्चे की मौत है। और अगली बड़ी खबर आपको बेतिया से दे दे, जहां पर सर्वे टीम की महिला कानून गो से मारपीट का मामला सामने आया है। लौरिया बंदोबस्त कार्यालय शिविर में नाराज भूस्वामियों ने जमकर बवाल किया। नाराज महिलाओं पर महिला कानून गो पर हमला करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि मौजा बरवा शेख के 60 जमाबंदीदारों की जमीन का सर्वे किसी अन्य के नाम पर चढ़ा दिया गया था। जमीन मालिकों का कहना है कि जमीन उनके जोत आबाद में है और उनका रसीद भी वो कटाते रहे हैं और इसकी शिकायत ग्रामीण ने अंचल से लेकर मंत्री तक कर दी है। इसी को लेकर बंदोबस्त भू अभिलेख पटना से 3 सदस्यीय टीम लौरिया बंदोबस्त कार्यालय जांच के लिए पहुंची थी। और इसी दौरान बताया जा रहा है कि महिलाओं पर कानून गो निधि पांडे से धक्का मुक्की करने का आरोप है। हालांकि मौके पर बाद में पुलिस पहुंची, लोगों को समझाया बुझाया गया और उन्हें शांत किया गया। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।